नमस्कार दोस्तों, एसएससी एंड रेलवे मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन के रेलवे मैथमेटिक्स बुक से सेट 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने सेट 3 को सॉल्व किया था, तो आज की इस सेशन में हम लोग सेट 4 को पढ़ने जा रहे हैं। आइए सेशन को शुरू करते हैं सेट 4 के पहले सवाल से। ये जो सेट 4 है ये 18/8/2022 के फर्स्ट शिफ्ट में जो ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे और उस शिफ्ट में जितने भी सवाल मैथ से पूछे गए थे वो सारे सवाल आपको इस सेट 4 में देखने को मिलेगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं सेट 4 के पहले सवाल से। ये सेट 4 होगा और ये सेट 4 का पहला सवाल होगा। सेट 4 का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5000 से 2000 रुपया कम है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5000 से 2000 रुपया कम है। डीलर इस पर 10% की छूट देता है और इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है, तो ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि कस्टमर के लिए लास्ट सेलिंग प्राइस क्या होगा ये आप हमें बता दीजिए। इस सवाल को अगर आप पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा बू आपको लगेगा कि इस सवाल में कहीं ना कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि आप कभी भी ये नहीं सुने होंगे कि कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट हमेशा एमपी पे पड़ता है, यानी कि मार्क्ड प्राइस पे पड़ता है, अंकित मूल्य पे दिया जाता है। छूट जो होता है वह हमेशा अंकित मूल्य पर, यानी कि जो डिस्काउंट होता है वह हमेशा मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है। कभी भी डिस्काउंट जो होता है वह क्रय मूल्य पे नहीं दिया जाता है। इसलिए नहीं दिया जाता है कि अगर आप क्रय मूल्य पर छूट देना शुरू करोगे तो हमेशा उस दशा में आपको लॉस होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु का कीमत जो है, क्रय मूल्य जो है वह 100 रुपया है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वह 100 रुपया है और आप उस पर 10% की छूट देकर उस वस्तु को अगर बेचते हो, तो मान लीजिए क्रय मूल्य ही 100 रुपया है और अगर 10% की छूट और दे दोगे तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वह 90 रुपया हो जाएगा। तो क्रय मूल्य 100 रुपया था, विक्रय मूल्य 90 रुपया हो रहा है, तो बताइए कि लॉस होगा कि नहीं होगा? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लॉस होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी डिस्काउंट जो होता है वह कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिया जाता है। अब इस सवाल में देखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, सवाल की जो भाषा है उससे हम लोग आंसर निकाल लेंगे, लेकिन जनरली यही होता है, आपके वास्तविक जीवन में हमेशा यही होगा कि अगर आप कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट देना शुरू करोगे तो उस दशा में हमेशा लॉस होगा। तो कभी भी कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट नहीं पड़ता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पे पड़ता है, एमपी पे होता है, अंकित मूल्य पे होता है। तो सोचिए, हमें पता है कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य 5000 से 2000 रुपया कम है, मतलब कि वस्तु का क्रय मूल्य 3000 होगा और उस पर 10% की छूट देता है और छूट पर, दिए हुए छूट पर भी 5% का छूट मिलता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? मतलब कि हमें पता है कि वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वह 3000 से कम होगा। इतना बात तो अपने को पता है कि नहीं है? यानी कि लॉस लगने वाला है, इतना बात अपने को पता है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब कि लॉस होने वाला है। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। आप सक्सेसिव से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, यानी एक ही वस्तु पे 2 छूट दिया जा रहा है लगातार, तो सक्सेसिव से भी सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। बाकी आसान है, ऐसे भी सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। बताइए मुझे कि अगर सवाल में पूछा जा रहा है कि उस वस्तु का लास्ट सेलिंग प्राइस कितना होगा, अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा, इससे पहले आप हमें बताइए कि उस वस्तु का जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, इनिशियल कॉस्ट प्राइस तो सवाल में ही दे रखा है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह 5000 से 2000 रुपया कम है। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 5000 से 2000 रुपया कम है, मतलब कि उस वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वह 3000 रुपया होगा। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 3000 रुपया है और इस पे वह 10% की छूट देकर उसको बेचता है, तो उसको बेचता कितना में है? तो आप कहोगे कि उस वस्तु का जो इनिशियल सेलिंग प्राइस होगा, उस वस्तु का जो इनिशियल सेलिंग प्राइस होगा वह होगा, क्योंकि इसको 10% की छूट पे बेचा जाता है, यानी उसको बेचा कितना में जाता है? तो 3000 के 90% पे बेचा जाता है। 3000 के 90% पर उस वस्तु को सेल किया जाता है, यानी कि इतने में बेचा जाता है। तो परसेंट से आप 2 जीरो को हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 9 तिया 2700, यानी कि उस वस्तु को बेचा कितने में जाता है? 2700 में बेचा जाता है। यदि हमसे सवाल में पूछता कि बताइए उस वस्तु का इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना होगा, प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना होगा, तब तो हमारा उत्तर हो जाता 2700। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है उस वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा, लास्ट सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब जो व्यक्ति, एक बात बताइए कि उस वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य इतना था और 10% पर उसको 10% छूट पर उसको बेचा जाता है, तो जिसने उस वस्तु को बेचा है उसके लिए ये सेलिंग प्राइस है। लेकिन जो व्यक्ति इस वस्तु को खरीदा है उसके लिए तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, उसके लिए ये क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो जो व्यक्ति इस वस्तु को 2700 में खरीदा है वह क्या करता है कि इस वस्तु पे 5% की छूट देकर इसको बेच देता है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा। अब इसके बाद कोई छूट नहीं मिलता है, तो इस पे जब 5% का डिस्काउंट मिलेगा तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा ये आप हमें बता दीजिए। तो यही आपसे सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा कि इसको 2700 के 5% छूट कर बेचा जाता है, यानी कि 5% डिस्काउंट अगर दिया जाएगा 2700 पे, तो एक बात तो अपने को पता है कि अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 2700 है और 5% की अतिरिक्त छूट अगर इस पे मिलता है, 5% की छूट मिलता है, तो उस वस्तु का जो अंतिम विक्रय मूल्य होगा वह 2700 से कम हो जाएगा। इतना बात अपने को पता है। तो आप वैसे ऑप्शन से चेक कर लीजिए कि कोई एक ऑप्शन है जो 2700 से थोड़ा सा कम है, तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी है जो 2700 से थोड़ा सा कम है।
ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर बी जो है वह 2700 से बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है वह 2700 से थोड़ा सा कम है। तो यही इस सवाल का उत्तर है। बाकी सवाल को सॉल्व कर लीजिए, बस इसका 95% अपने को निकालना है, क्योंकि 2700 पे 5% की छूट दिया जाता है, मतलब कि उस वस्तु को बेचा जाता है 2700 के 95% पर, इतना पर बेचा जाता है। तो बस यही वैल्यू आपका उत्तर होने वाला है। परसेंट से ये खत्म हो जाएगा और इस सवाल को आप यूनिट डिजिट से सॉल्व कर दीजिए, है कि नहीं है। यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 7 है और इसका यूनिट डिजिट 5 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो गुणनफल आपको मिलेगा उस गुणनफल का अंतिम अंक जो होगा वह 5 ही होगा। यानी कि आपका उत्तर वही ऑप्शन होने वाला है जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। तो देखिए कोई इकलौता ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 5 है, तो आप देखोगे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जिसका यूनिट डिजिट 5 है। यानी आपका उत्तर हो जाएगा 2565 रुपया। यानी कि उस वस्तु का जो अंतिम विक्रय मूल्य हो जाएगा वह 2565 रुपया हो जाएगा। और यही इस सवाल का उत्तर है। इसमें कुछ भी एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि ये जीरो लेवल का सवाल है, बस इस सवाल पे मैंने इसलिए डिस्कशन कर दिया क्योंकि क्रय मूल्य पर ही डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन तो इसलिए मैंने इस सवाल पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाया है। अब एक बात बताइए, इस सवाल को और एक तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आप इसको सक्सेसिव से भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही वस्तु पर लगातार 2 छूट दिया जाता है। एक 10% का छूट यहाँ पर है और फिर एक 5% का छूट है। तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 50 आप बट्टे 100 हो जाएगा। यही सक्सेसिव होता है कि नहीं, इतना परसेंट हो जाएगा। तो आप देखिए ये हो जाएगा हाफ, 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -15 आप प्लस हाफ, यानी कि -14.5%। मतलब हम कह सकते हैं कि उस वस्तु पे जो डिस्काउंट दिया जाता है ओवरऑल जो डिस्काउंट दिया जाता है वह कितने का दिया जाता है, 14.5% का डिस्काउंट दिया जाता है। 14.5% की छूट अगर उस वस्तु पे दिया जाता है तो उस वस्तु को बेचा कितने में जाता है, तो 85% पर बेचा जाएगा। यानी 100 में से अगर आप 14.5% को माइनस करते हो तो उस वस्तु को बेचा कितने में जाएगा, तो उस वस्तु को बेचा जाएगा सीपी के 85.5% पे, इतना पर बेचा जाएगा। तो बस आप क्या कीजिए कि 3000 का इतना प्रतिशत आप निकाल दीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन क्यों आप करोगे इससे करोगे थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो मैंने जो तरीके आपको बताया वही तरीका आप ध्यान रखिए। बाकी सवाल को सक्सेसिव से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ये बात आपको पता होना चाहिए कि किस सवाल को आप सक्सेसिव से सॉल्व करोगे तो जल्दी उत्तर मिलेगा और किस सवाल को आप ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान सवाल है। कहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इसका मान कितना होगा ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। इसका मान कितना होगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा का मान कितना होगा ये आप हमें बता दीजिए। अब देखिए इसका मान निकालना है तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस रेशनलाइज इसको कर दीजिए। तो रेशनलाइज करने का तरीका ये है कि जो नीचे में नंबर होता है उसके रिवर्स साइन से ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा, तो ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके रिवर्स साइन से, यानी 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा से। तो देखिए सवाल बहुत आसान हो जाएगा। ये 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा और ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं है। तो सवाल देखिए कितना आसान हो गया है। इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, यहीं पर एक स्टेप जब आगे बढ़ाओगे तो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका पावर 1 इसका पावर 1 जुट जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक का स्क्वायर करोगे तब भी, नहीं करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना हो जाएगा, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होने वाला है आपको। अब इसको जब आप आगे बढ़ाओगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको। एक बात हमें बताइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वह साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आपको बना के देगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा ये हो जाएगा। रूट के बाहर जब निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा ये बताइए। रूट से बाहर जब इसको निकालोगे तो ये स्क्वायर जो होगा वह इसको कैंसिल आउट कर देगा और 1 अपॉन, देखिए इसको मैं एक स्टेप और आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। रूट अंडर ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर थीटा, अब बटे ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका पावर 2 और इसके पावर 2 से ये रूट पूरा खत्म हो जाएगा। तो ऊपर में आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आपको मिलेगा साइन थीटा, ये मिल जाएगा। अब फिर अगेन अगर इसको आप आगे सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा ये आप बताइए। ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, अब माइनस हो जाएगा कॉस थीटा, अब बट्टे ये हो जाएगा साइन थीटा, यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 बट्टे साइन थीटा जो होता है वह कॉसेक थीटा होता है, ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा जो होता है वह होता है कॉट थीटा।
तो यही तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, इस सवाल में दिया हुआ है एक तालिका है और आपसे पूछा जा रहा है कि एक कंपनी द्वारा वर्ष 2022 से 2017 तक बेचे गए साइकिलों की संख्या 1000 रुपया में है। साइकिलों की संख्या अगर 1000 में है तो आपसे पूछा जा रहा है 2013 में बेची गई साइकिलों की संख्या 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि 2013 में जो साइकिल बेचा जा रहा है और 2017 में जो साइकिल बेचा जा रहा है उसका परसेंटेज क्या होगा। 2013 में बेची गई साइकिलों की संख्या 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। बहुत आसान सवाल है, देख लीजिएगा। एक बात बताइए, 2013 में कितना बेचा जा रहा है साइकिल, आप कहोगे 2013 में 45 साइकिल बेचा जा रहा है कि नहीं है, और 2017 में 90 साइकिल बेचा जा रहा है। तो अगर 2013 में सिर्फ 45 साइकिल बेचा जा रहा है और 2017 में 90 साइकिल बेचा जा रहा है, तो ये जो 45 है वो 90 का कितना प्रतिशत है। आपको सिंपल सी बात है 50%, यानी कि 45 जो है वह 90 का कितना परसेंट है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो 50% है ना, 50% है। ये जो 45 है वो 90 का कितना परसेंट है, 50% है। 45 जो है वो 90 का आधा है, यानी कि 50% है। तो ये इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, नंबर 4 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। कहा यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 52 है और वे 7:3 के अनुपात में है तो दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। दो संख्याओं का अनुपात आपको सवाल में दिया हुआ है 7:3 है। पहली संख्या अगर 7 होगी तो दूसरी संख्या अनुपात में 3 होगी। अब कहा है कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो है वह 52 है। तो यहाँ पर देखिए अनुपात में इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितने का है, 5 का है, 4 का है। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो है वह अनुपात में कितने का है, 4 का है। 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4। लेकिन सवाल में दिया गया है इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो है वह 52 है। तो अनुपात 4 का मान अगर 52 है तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा कितना, 13। 13 चौका 52 होता है। तो हमसे सवाल में पूछा जा रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगा, 13 × 7 = 91। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें कुछ भी एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, कहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12 मीटर, 14 मीटर और 16 मीटर है। एक ट्रेंगल है इस प्रकार से, और इस ट्रेंगल के तीनों साइडें आपको दे रखा है कितना है, 12 मीटर है, 16 मीटर है और 14 मीटर है। तो इस ट्रेंगल का एरिया कितना होगा ये आप हमें बता दीजिए। अगर साइडें आपको 12 मीटर, 16 मीटर और 14 मीटर दे रखा है तो आप सबसे पहले ये देखिए कि जो त्रिभुज दिया गया है क्या वो राइट एंगल ट्रेंगल है, क्या वो इक्विलेटरल ट्रेंगल है। तो आप देखोगे कि ये ट्रेंगल जो है वो ना ही राइट एंगल ट्रेंगल है और ना ही इक्विलेटरल ट्रेंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रेंगल होता, समबाहु त्रिभुज होता, तो इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती। और अगर ये समकोण त्रिभुज होता तो सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा वह अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए था, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। तो हमें इस ट्रेंगल का एरिया निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे, तो हीरोन फॉर्मूला से निकालेंगे। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर आप निकाल दीजिए, यानी जब एस निकालोगे तो एस जो होता है, सेमी पेरीमीटर जो होता है वह तीनों भुजाओं के योगफल का आधा होता है। तो आधा आधा लिख लीजिए, यानी 12 का आधा हो जाएगा कितना, 6, 16 का आधा हो जाएगा 8 और 14 का आधा हो जाएगा 7। तो सबको जोड़ दीजिए, वही सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। 14, 6, 8, 14, 14, 7, 21, यानी 21 मीटर जो होगा वह उस त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल कितना होगा ये आप हमें बता दीजिए। एरिया ऑफ ट्रेंगल कितना होगा ये आप हमें बता दीजिए। एरिया ऑफ ट्रेंगल कितना होगा ये आप हमें बता दीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है s × s - a × s - b × s - c। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे s की वैल्यू 21 है, तो s इंटू यानी 21 × s - a, तो 21 में से 12 घटाओगे तो ये हो जाएगा 9, इंटू s - b, 21 में से 16 घटाओगे तो ये हो जाएगा 5, इंटू s - c, 21 में से 14 घटाओगे तो ये हो जाएगा 7। बस यही होगा, यही हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। बस इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखिए थोड़ा सा सवाल को जो सॉल्व करना है वह सावधानी पूर्वक करना है। यहाँ पर देखिए ये 3 × 7 है, ठीक है, 3 × 7 है। अच्छा यहाँ पर हाँ ठीक है, s × s - a, 21 में से 12 घटेगा 9 हो जाएगा, और 16 घटेगा तो 16 × 4 = 20, 16 × 5 = 21, ठीक है, 14 × 7 = 21, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 × 7 = 21 होगा, और ये 7 यहाँ पर है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अच्छा इसमें भी 3 × 3 है, ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा ये 7 है। तो ये 7 एक बाहर निकलेगा ऊपर से, यहाँ से एक 7 बाहर निकलेगा क्योंकि 2 7 है, रूट के बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए इन 2 3 में से एक 3 भी बाहर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका उत्तर जो होगा
वह 21 इंटू रूट समथिंग होगा। तो देखिए कोई ऑप्शन है जो 21 इंटू रूट समथिंग है, तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी है और ये इस सवाल का उत्तर है। ऐसे हम लोग सवाल का आंसर टिक करते हैं ऑप्शन से, हमें पता है हमारा उत्तर जो होने वाला है वह 21 इंटू रूट समथिंग होने वाला है। अब सोचिए एक 3 को आपने निकाल लिया है बाहर, 2 3 था, तो अब रूट के अंदर एक 3 बचा हुआ है और बचा हुआ कितना है 5 है, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी 21 रूट 15 वर्ग मीटर, और यही सवाल का उत्तर है। अगर भुजा मीटर में है तो क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 रूट 15 7 या 21 रूट 15 वर्ग मीटर। देखिए सवाल में दिया हुआ है कि 2.666 इस तरीके से है, अब प्लस आगे सवाल में कहा है कि 2.777 और इसी प्रकार से ये जा रहा है। तो इन दोनों का सम कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, इन दोनों का योगफल कितना होगा ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। बहुत आसान सवाल है। एक बात बताइए मुझे कि इन दोनों जो ये इनफाइनाइट टाइम्स तक जा रहा है इसका इंटीजर पार्ट कितना है, तो इंटीजर पार्ट यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इन दोनों का जो सम होगा वह 5 से बड़ा होगा, इतना बात अपने को पता है, क्योंकि यहाँ पर भी 0.6 से बड़ा है और ये भी 0.7 से बड़ा है, तो दोनों का सम तो वैसे भी 1.3 आ रहा है, तो 4 प्लस 1.3 यानी कि 5 से उत्तर ज़्यादा होने वाला है। तो आप चेक कीजिए कि कोई एक ऑप्शन है जो 5 से ज़्यादा है, तो आप कहोगे 2 ऑप्शन तो मेरा एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी और सी हमारा उत्तर नहीं होगा, या तो ए होगा या फिर डी होगा, क्योंकि दोनों का मान 5 से बड़ा हो रहा है। ठीक है, अगर दोनों का ही मान 5 से बड़ा हो रहा है तो सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक बताइए, सबसे पहले इसका जो शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है, अगर डेसिमल के बाद कोई अंक जो है वह बार बार रिपीट करता है तो उसको हम लोग शांत के रूप में कैसे शो करते हैं ये बताइए, उस नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो इसे लिखने का तरीका ये है कि जो नंबर डेसिमल के बाद बार बार रिपीट कर रहा है उस नंबर को आप लिख दीजिए, और अगर वही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है तो उस पर एक आप बार लगा दीजिए। तो ये बार जो होता है वो ये शो करता है कि ये अंक जो है, ये डिजिट जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है। ठीक है, तो ये 2.6666 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2.6 पे बार, अब प्लस यहाँ पर देखिए 2.777 यानी ये 7 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 अब पॉइंट, चूंकि 7 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है तो 7 पे बार लगा दीजिए। तो कुल मिलाकर इन दोनों का सम आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो देखिए इन दोनों का सम तो हम आसानी से पता कर ही सकते हैं, इन दोनों का सम जो है वह हम आसानी से पता कर ही सकते हैं। हमें पता है कि हमारा उत्तर जो होगा वह 4 से बड़ा होने वाला है। तो आप क्या करो कि यहाँ पे जो दो इंटीजर नंबर आपको दिख रहा है, ये 2 और ये 2, इन दोनों को अभी आप छोड़ दीजिए। आपको जो जोड़ना है वह जोड़ना है 0.6 पे बार प्लस 0.7 पे बार, इन दोनों का सम आप निकाल दीजिए और फिर अंत में यहाँ पर इन दोनों का जो सम आएगा, योगफल आएगा, उसमें हम लोग इन दोनों का जोड़ देंगे, यानी 4 जोड़ देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब देखिए 0.6 पे बार है तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म जो होता है कि जिस भी संख्या पे बार लगा हुआ है उस संख्या को आप लिख दीजिए, और एक ही संख्या पे बार लगा हुआ है तो उतना 9 की संख्या। तो इस 0.6 पे बार कहने का मतलब इस नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर 0.7 पे बार लगा हुआ है तो दशमलव के बाद एक ही अंक है और इसी एक अंक पे बार लगा हुआ है, तो इसको भिन्न के रूप में लिखने का तरीका है कि जिस भी अंक पे बार लगा हुआ है उस अंक को लिख दीजिए और जितना अंक पे बार लगा हुआ है उतना 9 की संख्या। तो 0.6 का बार इतना हो जाएगा, 0.7 का बार जो होगा वह इतना हो जाएगा। दोनों का भिन्न रूप आपने लिख दिया है तो दोनों का सम निकाल दीजिए, योगफल निकाल दीजिए। तो बेस तो दोनों का 9 ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे तो 9 आएगा ही आएगा। तो वैसे देख लीजिए कोई ऑप्शन है जो इसका नीचे 9 बन रहा हो, तो सारे ऑप्शन में 9 बन रहा है नीचे, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6 + 7 यानी हो जाएगा 13/9, ये हो जाएगा 13/9। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, इसे आप लिख सकते हो 1.4/9। अब देखिए ये हमारा इंटीजर पार्ट है, ये हमारा इंटीजर पार्ट है, और पहले अपने को पता है इंटीजर अपने को 4 मिला था, जिसमें से 2 को यहाँ पर था और 2 यहाँ पर था, तो इसको हमने हटा दिया था। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसको अगेन आप ऐड कर दीजिए। तो जब 4 में 1 जोड़ोगे तो फाइनल आपका आंसर जो होगा वह होगा 5.4/9। अब इस 4/9 को आप क्या लिख सकते हो ये बताइए, 4/9 को क्या लिख सकते हो, वैसे आप पूर्णांक तोड़ के आप लिख दीजिए 9 × 5 = 45, 4 49/4 9 हो जाएगा 49/9। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। बहुत आसान सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन सवालों में कोई भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये काफ़ी बेसिक सवाल होते हैं, लेकिन चूंकि ये सवाल पूछा गया है, सेट में है, तो इसीलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, कहा है एक ट्रक है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, पी से क्यू की यात्रा करता है और उसी मार्ग से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर पी तक वापस लौटता है। यानी एक ही ट्रक है जो एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और उतनी ही दूरी को वह 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है, तो उसका औसत चाल क्या होगा। तो जब भी डिस्टेंस सर्टेन हो, जब भी एक निश्चित दूरी को आप x किलोमीटर की रफ्तार से जाओगे और उसी निश्चित दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आओगे, तो उस दशा में जो एवरेज स्पीड हो जाता है, उस दशा में जो एवरेज स्पीड होता है, औसत चाल होता है, वह होता है 2xy
अपॉन 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो स्पीड क्या दिया हुआ है, पहला जो स्पीड है वह है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया है और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया है। फिर नीचे उन्हीं दोनों के चालों का योगफल, तो 60 प्लस 100 यानी कि हो जाएगा 160। तो 0 से 0 को कैंसिल आउट कर दीजिए और ये हो जाएगा कितना, 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो 8 बार में। अब 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 से ये 15 बार में कैंसिल हो जाएगा। 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो 5 बार में, तो 15 × 5 = 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि उस ट्रक की जो गति होगी, औसत चाल होगी, वह 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और यही इस सवाल का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है ए 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है, जबकि बी उतने ही अंडे यानी 100 ही अंडे को 5 मिनट में गिन सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर 450 अंडे गिनने के लिए काम करता है तो उन्हें कितना समय लगेगा। 450 अंडा को गिनने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। अगर 100 अंडे को, अगर ए 100 अंडे को 4 मिनट में गिन देता है तो 1 मिनट में ये कितना अंडा गिनेगा ये बताइए। तो 1 मिनट में उसे 25 अंडा गिनना होगा, यानी 25 अंडा प्रति मिनट वह गिनेगा। ये जो है वह 25 अंडा प्रति मिनट गिनेगा, पर मिनट इतना अंडा गिनेगा। ठीक है। अब कहा बी जो है वह उतने ही अंडे को यानी 100 अंडे को ही कितना मिनट में गिनता है, 5 मिनट में गिनता है। 5 मिनट में गिनता है तो बी की इफिशियंसी क्या होगा, अंडा गिनने की इफिशियंसी क्या होगा। अगर बी 100 अंडा 5 मिनट में गिनता है तो 1 मिनट में कितना अंडा गिनेगा, 20 अंडा गिनेगा, प्रति मिनट 20 अंडा गिनेगा। तो बी ए की इफिशियंसी, ए जो है वह इस रफ्तार से अंडा गिन रहा है और बी जो है वह इस रफ्तार से अंडा गिन रहा है, यानी ए जो है वह प्रति मिनट 1 मिनट में 25 अंडा गिनता है और बी जो है वह प्रति मिनट यानी 1 मिनट में 20 अंडा गिनता है। तो ये दोनों मिलकर ए प्लस बी ये दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना अंडा गिनेगा, तो 20 अंडा बी गिनता है 1 मिनट में और 1 मिनट में ये 25 अंडा ए गिनता है। तो ये दोनों जब मिल जाएगा तो एक ही मिनट में ये दोनों मिलकर 45 अंडा गिन देगा, यानी ये दोनों मिलकर प्रति मिनट 45 अंडा गिनता है। तो 450 अंडा गिनने में इसे कुल मिलाकर कितना समय लगेगा, तो बस कितना समय लगेगा, 10 मिनट का समय लगेगा। और यही इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, कुछ था ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। सवाल में कहा है कि वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल 39 वर्ष था। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने का। मेरा यानी कि मैं और मेरे पिताजी है, ऐसा ही कुछ है, मेरे पिताजी हैं। ठीक है, अगर मेरी आयु x वर्ष है तो मेरे पिताजी की आयु जो होगा वह x + 25 वर्ष होगा। इतना बात आपको पता है, क्योंकि पिताजी जो है वह पुत्र से 25 साल यानी मुझसे 25 साल बड़े हैं। इतना बात अपने को पता है। ठीक है। अब कहा 5 साल पहले मेरे और मेरे पिताजी का आयु का योगफल जो है वह 39 वर्ष है। अगर वर्तमान में मेरी उम्र x वर्ष है और मेरे पिताजी की उम्र जो है वह इतना वर्ष है, ये प्रेजेंट एज है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये वर्तमान उम्र, अगर मेरी वर्तमान उम्र x वर्ष है और मेरे पिताजी की वर्तमान उम्र इतना वर्ष है, तो 5 साल पहले मेरे और मेरे पिताजी के आयु का योगफल 39 वर्ष था। तो अगर मैं वर्तमान में x वर्ष का हूं तो 5 साल पहले मेरी उम्र कितनी होगी, तो x - 5 साल हो जाएगी। अगर मेरे पिताजी की वर्तमान उम्र x + 25 साल है, मेरे पिताजी की वर्तमान उम्र x + 25 साल है, तो 5 साल पहले मेरे पिता की उम्र जो हो जाएगी वह इतनी हो जाएगी। 5 साल पहले मेरी उम्र इतनी थी और 5 साल पहले मेरे पिताजी की उम्र जो थी वह कुल इतनी थी। लेकिन सवाल में कहा कि 5 साल पहले मेरे और मेरे पिताजी के उम्रों का योगफल जो है वह 39 साल है, ऐसा सवाल में दिया गया है। तो 25 में से 5 को घटाओगे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल को आप सॉल्व कर दीजिए। अब -5 इससे भी घटेगा तो ये हो जाएगा अगेन क्या हो जाएगा 15। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x + 15 बराबर ये हो जाएगा 39। ये 15 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू अगर 24 है तो आपसे पूछा जा रहा है कि मेरी वर्तमान उम्र कितनी होगी, यानी x की वैल्यू कितनी होगी। तो 2x की वैल्यू 24 है तो x की वैल्यू 12 हो जाएगा और ये इस सवाल का उत्तर है। यानी मेरी वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 12 साल, यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। यदि हमसे पूछता कि बताइए मेरे पिताजी की वर्तमान उम्र कितनी होगी, तो मेरे पिताजी की वर्तमान उम्र जो होती वह कितनी हो जाती, 25 10 35 2 37 साल हो जाता। ये तुम्हारा उत्तर हो जाता। ठीक है, एक तो तरीका ये है, आप ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हो। कौन सा हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर होगा, क्योंकि मेरी वर्तमान उम्र पूछी जा रही है, यानी x की वैल्यू पूछी जा रही है। एक और तरीका है सवाल को सॉल्व करने का, तो वो तरीका ये है कि आप हमें ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 था, मेरे पिताजी और सन के उम्र में अंतर कितना है, वर्तमान उम्र में अंतर कितना है, तो आपको 25 साल है। अगर मैं अपने पिताजी से 25 साल छोटा हूं तो मेरे पिताजी और मेरे उम्र में, वर्तमान उम्र में कितने साल का अंतर हो जाएगा, 25 साल का अंतर होगा। यदि मेरे पिताजी और मेरे उम्र में
अंतर मैं अगर अपने पिताजी से 25 साल छोटा हूं वर्तमान में, तो मेरे पिताजी और मुझ में जो उम्रों का अंतर होगा वह 25 साल का होगा। f माइनस एस की वैल्यू अगर आपको पता है तो यहाँ से आप कोशिश कीजिए f प्लस एस की वैल्यू निकालने का। तो f प्लस एस की वैल्यू कैसे मिलेगा ये आप हमें बताइए। तो आपको सर सिंपल सी बात है, सवाल में दिया हुआ है 5 साल पहले, यहाँ पर इन दोनों के उम्रों का अंतर 25 साल है, लेकिन ये प्रेजेंट एज का डिफरेंस है, ये बात ध्यान में रखना है। लेकिन जो सवाल में उम्रों का योगफल दे रखा है वह 5 साल पहले मेरे और मेरे पिताजी के उम्रों का योगफल 39 साल था। आप सोचिए जरा, कल्पना करके देखिए कि अगर 5 साल पहले मेरे और मेरे पिताजी के उम्रों का योगफल 39 साल था, तो वर्तमान में मेरे और मेरे पिताजी के उम्रों का योगफल कितना होगा? तो 39 साल अब प्लस 10 साल यानी 49 साल, क्योंकि 5 साल पहले मेरी उम्र और मेरे पिताजी के उम्रों का योगफल 39 साल था। तो वर्तमान में आने के लिए मेरे उम्र में भी 5 साल जोड़ा जाएगा और मेरे पिताजी के उम्र में भी 5 साल जोड़ा जाएगा। तो इसीलिए मेरे और मेरे पिताजी के वर्तमान उम्रों का योगफल जो हो जाएगा वह 49 साल हो जाएगा। तो ये भी दोनों के प्रेजेंट एज का डिफरेंस है और ये भी दोनों के प्रेजेंट एज का सम है। तो अब यहाँ से आप सवाल को सॉल्व कर दीजिए। आप सिंपल सी बात है, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को आप माइनस करोगे। तो जब इसमें से आप इसको माइनस करोगे, तो चूंकि सन की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2s की वैल्यू, ध्यान रखना है ये 2s है, ये 2s है। यहाँ से आपको मिलेगा 2s की जो वैल्यू हो जाएगी वह कितना हो जाएगा ये आप हमें बताइए। 49 में से 25 घटाओगे तो ये हो जाएगा कितना? 24 हो जाएगा। तो यहाँ से 49 में से 25 घटाओगे 24 होगा, तो यहाँ से s की वैल्यू हो जाएगा 12 साल। यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। बहुत सारे रास्ते होते हैं सवाल को, एक ही सवाल को सॉल्व करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। कहा एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। ठीक है, यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से दुगुनी है, प्रिंटर की कीमत जो है वह टेलीविजन की कीमत की दुगुनी है। अगर टेलीविजन की कीमत 1 रुपया होगी, x रुपया होगी या 1 रुपया होगी, मान लीजिए अगर टेलीविजन की कीमत अगर 1 रुपया होगी तो प्रिंटर की कीमत इससे दुगुनी यानी कि 2 रुपया होगी। यानी कि प्रिंटर की कीमत अगर 2 रुपया है तो टेलीविजन की कीमत जो है वह 1 रुपया है। सवाल में दिया गया है कि जो प्रिंटर की कीमत है वह टेलीविजन की कीमत से 35,000 रुपया कम है। यानी कि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से 35,000 रुपया कम है। यानी कि प्रिंटर और टेलीविजन की कीमत का अंतर जो है वह 35,000 रुपया। यानी प्रिंटर जो है वह प्रिंटर की जो कीमत है वह टेलीविजन की कीमत से 35,000 रुपया, टेलीविजन की जो कीमत है इसका जो कीमत है वह प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपया कम है। मतलब प्रिंटर की कीमत जो होगा वह टेलीविजन की कीमत से 35,000 रुपया अधिक होगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर देखिए 1 का है कि नहीं है, लेकिन वास्तव में दोनों के कीमत का अंतर जो है वह 35,000 है। तो यही आपसे सवाल में पूछा जा रहा था कि टेलीविजन की कीमत कितना होगा। तो टेलीविजन की कीमत को आपने 1 माना था और प्रिंटर की कीमत को आपने 2 माना था, तो 1 की वैल्यू जो है वह 35, तो यही इस सवाल का उत्तर होगा। यानी टेलीविजन की कीमत जो होगा वह 35,000 होगा। यदि हमसे पूछता प्रिंटर की कीमत कितना होगा तब हमारा उत्तर होता 70,000 होता। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है कि बताइए टेलीविजन की कीमत कितना होगा, तो 35,000 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर टेलीविजन की कीमत जो है वह प्रिंटर से 35,000 रुपया कम है, टेलीविजन की कीमत जो है वह प्रिंटर से 35,000 रुपया कम है, तो यहाँ पर टेलीविजन की कीमत 1 था और यहाँ पर प्रिंटर की कीमत 2 है। तो यहाँ पर देखिए टेलीविजन की कीमत जो है वह प्रिंटर से कितना कम है, 1 रुपया कम है, लेकिन वास्तव में 35,000 के बराबर है। तो इसीलिए 1 की वैल्यू अगर 35,000 है तो टेलीविजन की कीमत 35,000 हो जाएगा और प्रिंटर की कीमत जो होगा वह 70,000 हो जाएगा। आगे वर्तमान को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको आप VVI के ग्रुप में रख सकते हो। इस सवाल को बेहतरीन सवाल है। सवाल ने कहा है कि कक्षा 9 के विद्यार्थियों के एक समूह ने एक इलाके के प्रत्येक परिवारों में सदस्यों की संख्या जानने के लिए 40 परिवारों का सर्वेक्षण किया है। कहा जिसके परिणाम स्वरूप नीचे दी गई बारंबारता श्रेणी प्राप्त हुई, तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इस आंकड़ों का बहुलक कितना होगा ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए, जब भी आपसे पूछेगा एक बारंबारता मतलब कि वर्ग अंतराल आपको दे दे, एक सारणी दे दे और आपसे पूछे बताइए इस सारणी का बहुलक क्या होगा, तो बहुलक निकालने का डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। बहुलक यानी कि मॉड, बहुलक निकालने का एक फॉर्मूला होता है बहुलक यानी कि मॉड। बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि L प्लस मॉड F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू इंटरवल यानी कि I। अच्छा, इस I को आप H से भी डिनोट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा I है और I को आप चाहो तो H से भी डिनोट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, I क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ।
देखिए अगर मैं F1 की बात करूं तो F1 जो होता है वह दी गई बारंबारताओं में जो बहुलक होता है वह हमारा F1 होता है। तो यहाँ पर देखिए बहुलक यानी जो परिवारों की संख्या का जो ग्रुप दे रखा है सर, परिवारों की जो संख्या है 10, 8, 12, 6, 4, तो जो सबसे बड़ी संख्या होता है वही हमारा बहुलक होता है, ये आपको पता होगा। तो बहुलक जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी F1 की वैल्यू आपको पता चल गया है 12 है, ठीक है, F1 की वैल्यू आपको पता चल गया है 12 है। अब F0 अपने को चाहिए, तो F0 क्या होता है, तो F0 जो होता है वह बहुलक के जस्ट ऊपर में जो होता है वही F0 होता है। तो देखिए बहुलक 12 है और 12 के जस्ट ऊपर जो है वह कितना है, 8 है, क्या है, 8 है, तो यही हमारा क्या होगा, F0 हो जाएगा। F1 क्या होगा, सॉरी F2 क्या हो जाएगा, तो F1 के जस्ट जो नीचे होता है, बहुलक के जस्ट जो नीचे होता है वही हमारा F2 होता है। तो 12 के जस्ट नीचे क्या है, 6 है, तो ये हमारा F2 हो जाएगा, ये हमारा F2 हो जाएगा। अब F1 आपके पास है, F0 है, F2 आपके पास है। अब L की वैल्यू अगर मैं बात करूं L की, तो L मतलब होता है लोअर लिमिट, यानी कि जो वर्ग अंतराल है, जो बहुलक आपने लिया है उस ग्रुप का वर्ग अंतराल कितना है, तो वर्ग अंतराल जो है वह है 6 से लेकर 8। 12 का वर्ग अंतराल देखिए सामने, तो 6 to 8 दे रखा है, यानी कि जो लोअर लिमिट होगा, देखिए इन दोनों का लिमिट कितना है, 6 to 8 है, तो इसका लोअर लिमिट कितना होगा, तो लोअर मतलब कि जो सबसे छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या क्या है, 6 है, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट फॉर L होता है, तो लोअर लिमिट इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी दोनों में से जो छोटी संख्या होती है वही हमारा लोअर लिमिट होता है, L होता है। तो L की वैल्यू अब आपके पास है कितना, 6 है। अब I की वैल्यू अपने को चाहिए, I यानी कि I फॉर इंटरवल या फिर आप H बोल सकते हो। तो ये I क्या होता है, तो जैसे अभी मैंने आपको कहा कि जो 12 का वर्ग अंतराल है वो हमारा 6 to 8 है कि नहीं है, यानी लोअर लिमिट जो है वह अपने को 6 to 8 है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच का जो इंटरवल है, वर्ग अंतराल जो है वह कितने का है, तो 2 का है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इंटरवल टाइम्स हो जाएगा। तो इंटरवल टाइम्स कितना है, 2 है। अब देखिए ध्यान से, अब आपके पास F1 है, आपके पास F1 की वैल्यू 12 है, F0 की वैल्यू 8 है, F2 की वैल्यू 6 है, L की वैल्यू 6 है और I की वैल्यू 2 है। तो बस बहुलक याद कीजिए, यहाँ पे फार्मूला में जो वैल्यू गिवन है वो सारी वैल्यू आपके पास है, बस वैल्यू पुट करके आंसर आप निकाल लीजिए। तो जब यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो L का मान अपने को पता है कितना है, 6 है, L की वैल्यू अपने को पता है कितना है, 6 है, तो ये हो जाएगा 6 अब प्लस F1 की वैल्यू अभी आपने निकाला है 12 है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस F0 की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 8, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय 2F1, तो F1 की वैल्यू 12 था, तो 12 इंटू 2 यानी हो जाएगा 24, माइनस F0 की वैल्यू आपको पता है 8 है, तो यहाँ इसमें से 8 को माइनस कर दीजिए। अब F2 की वैल्यू आपको पता है 6 है, तो इसमें से माइनस कर दीजिए 6, ठीक है, इंटू I की वैल्यू आपने निकाल रखा है यहाँ पर कितना है, 2 है। तो बस अब सवाल को आप सॉल्व कर दीजिए। जब सवाल को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको तो मिल जाएगा कितना, 6 प्लस इस मॉड को सॉल्व करोगे तो 12 में से 8 घटेगा तो ऊपर में आपको मिल जाएगा 4, नीचे हो जाएगा कितना, 24 में से 14 घटेगा, -8 -14, तो 24 में से 14 घटेगा तो नीचे आपको मिल जाएगा कितना, 10, और 10 इंटू ये हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, इसको हम लोग कुल मिलाकर लिख सकते हैं 6 प्लस देखिएगा ये हो जाएगा 6 प्लस 4/10 गुना 2, तो 2 से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो आपका जो उत्तर होने वाला है वह है 6 + 4/5। अच्छा एक बात बताइए, 4/5 कहने का मतलब ही होता है 0.8, 40 को 5 से डिवाइड करोगे तो 8 बार में कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 है, तो 0.8 हो जाएगा। तो आपका उत्तर जो होगा वह होगा 6.8, यानी कि नीचे दी गई सारणी का जो नीचे दी गई जो सारणी है, बारंबारता सारणी है, इन आंकड़ों का जो बहुलक हो जाएगा, मॉड जो होगा वह 6.8 होगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर क्या है, अच्छा कौन सा ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब इस सवाल को अच्छे से आप ध्यान दीजिए, ध्यान करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैंने प्रयास किया है कि सवाल को बहुत आसान से आसान भाषा में आपको समझाया जाए कि और हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, कहा है 10 सह-अभाज्य संख्याओं के किसी भी समुच्चय का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो सह-अभाज्य संख्या का समूह कहने का मतलब किसी भी 2 संख्याओं का HCF 1 हो जाए तो वही हमारा सह-अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर होते हैं। वे 2 संख्याएं जिसका HCF 1 हो जाए, तो यहाँ पर बोला है 10 सह-अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो 10 अभाज्य संख्याओं के समुच्चय का जो HCF हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और ऐसे भी 10 लगातार संख्या आप लिख दीजिए, उसका HCF 1 हो जाएगा। 10 लगातार संख्या, किसी भी 10 लगातार संख्या को अगर आप लिखते हो तो वह सह-अभाज्य संख्या कहलाएगी, यानी को प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो सह-अभाज्य संख्या कहने का मतलब ही होता है HCF 1 होना चाहिए। तो यही आपसे सवाल में पूछा था कि 10 सह-अभाज्य संख्या के समुच्चयों का HCF कितना हो जाएगा, तो HCF 1 हो जाएगा। HCF 1 मतलब कि 7 और 8 ये दोनों सह-अभाज्य संख्या हैं, क्योंकि
क्योंकि इसका HCF जो है वह कितना है 1 है। ठीक है, एक ही इन दोनों संख्याओं में एक ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर देगा। एक के अलावे कोई ऐसी संख्या है जो कि इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करे एग्जैक्ट, तो आप कहोगे नहीं। जैसे 8 9 ये दोनों संख्या जो है वह को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इसका HCF 1 है। यानी कि किसी भी संख्याओं 2 या 2 से अधिक जितनी भी संख्याएं हैं, अगर उन सभी संख्याओं का HCF 1 है तो वह सभी सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो 10 लगातार संख्याओं का HCF जो होता है वह 1 होता है, और वही किसी भी 10 लगातार संख्या को आप लिख दीजिए, उसका HCF 1 आएगा पक्का। जैसे 1 2 3 4 5, इसी तरह से आप अगर 10 तक जाते हो, 9 तक जाते हो, तो आप पाओगे कि 10 लगातार संख्याओं का HCF 1 आएगा, तो वो सभी संख्याएं जो होगी वह सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। तो यहाँ पे सवाल में दे ही रखा है कि 10 सहअभाज्य संख्याओं के किसी भी समुच्चय का महत्तम समवर्तक क्या होगा, तो महत्तम समवर्तक हमेशा 1 होगा, और ये सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें कुछ भी एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। सवाल में कहा है कि 0.0486 डिवाइडेड बाय 0.002, इसका मान कितना होगा। अब देखिए बहुत सारे लोग डेसिमल को देख के घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है। आप इसको ऐसे देखिए ये ऊपर में 486 है और नीचे 2 है, तो इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो जो उत्तर आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा आप बताओ। तो आप कहोगे 486 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 243 मिलेगा। तो आप ऑप्शन में देखिए क्या 243 के फॉर्मेट में कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहोगे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जो है कि 24.3 है, और यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। डेसिमल के ऊपर अभी हम लोग कोई भी डिस्कशन नहीं किया, सिर्फ इंटीजर वैल्यू को आप देखिए। ऊपर में 486 है और उसको डिवाइड करना है 2 से, तो कितने बार में कटेगा 243 दुना होता है 486। तो 243 के फॉर्मेट में कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, जो तो 24.3 है, यानी कि 243 आप इसमें आपको दिखेगा, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर आप फाइनल आंसर निकालना चाहते हो तब भी हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। देखिए ऊपर में जो नंबर लिखा हुआ है 0.0486, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना जीरो लिख सकते हैं, इस पर 4 जीरो लिख सकते हैं। इनटू इसको जो भाग करना था वो अपने को करना था 0.002 से, इससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे डेसिमल अगर आप हटाते हो तो नीचे आपको क्या आ जाएगा, 3 जीरो देना होगा, तो यहाँ पर 3 जीरो दोगे। तो यहाँ पे देखिए इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 486 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये होगा 243 बार में कटेगा, लेकिन इसको हमें 10 से डिवाइड भी करना है, तो ये हो जाएगा 24.3। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि 2 संख्याएं 2 डिब्बे में 7:5 के अनुपात में चॉकलेट है। यदि दोनों डब्बे में चॉकलेटों की संख्या का अंतर 28 है तो अधिकतम संख्या वाले डब्बे में चॉकलेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 डिब्बा है, 2 डिब्बा 7:5 के अनुपात, 2 डिब्बों में 2 डब्बा है जिसमें चॉकलेट जो है वह 7:5 के अनुपात में है। 2 डब्बा है जिसमें चॉकलेट जो है वह 7:5 के अनुपात में चॉकलेट है। पहले डिब्बा में इतना चॉकलेट तो दूसरे डब्बा में इतने चॉकलेट है। ठीक है, कहा इन दोनों डब्बे में चॉकलेटों की संख्या का अंतर 28 है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितने का है, 2 का है, लेकिन वास्तव में इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो है वह 28 का है। एक की वैल्यू हो जाएगा 14। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो बड़ा जिसमें ज़्यादा चॉकलेट होगा उसकी संख्या कितना होगा। तो 14 सती कितना होता है, क्या हमसे पूछा जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है ये बताइए। हमसे पूछा जा रहा है तो अधिक संख्या वाले डब्बे में चॉकलेटों की संख्या क्या होगा। तो इसमें ज़्यादा चॉकलेट होगा, इसमें कम होगा। एक की वैल्यू 14 है तो 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा 98। ये तुम्हारा उत्तर होगा, यानी जो बड़ा डब्बा होगा उसमें 98 चॉकलेट होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बस कुछ भी नहीं है, यह 5 की पावर 3 गुने 5 की पावर 4 गुने 5 की पावर 2 है। तो देखिए गुना में बेस समान रहने पर पावर आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा 5 और 3 4 7 2 9। गुना में बेस समान रहने पर पावर आपस में जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 9। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। गुना में देखिए बीच में गुना का चिन्ह होना चाहिए और सबका बेस यानी नीचे में नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है और गुना का चिन्ह है, तो उस दशा में पावर जो है वो आपस में जुट जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट 5 की पावर 9। गुना में बेस समान रहने पर पावर आपस में जुट जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि 3 संख्याओं का अनुपात 5:6:8 है। उनके वर्गों का योगफल 1250 है, तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। सबसे पहले x की वैल्यू निकालना होगा। 3 संख्याएं लिखी हुई हैं, 3 संख्याएं हैं। इन तीनों संख्याओं का अनुपात सवाल में दिया हुआ है 5:6:8 है। यानी पहली संख्या अगर 5 है तो दूसरी संख्या 6 होगा और तीसरी संख्या 8 होगा। मैं मान लेता हूँ पहली संख्या 5x होगा, दूसरी संख्या 6x होगा और तीसरी संख्या जो होगा वह 8x होगा। ठीक है, अब कहा इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योगफल 1250 है। तो इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योगफल निकाल दीजिए। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25x स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 36x स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालोगे प्लस ये हो जाएगा 64
एक्स स्क्वायर। अब इन्हीं तीनों का सम जो है, इन तीनों के वर्गों का योगफल जो है वह 1250 है, ऐसा सवाल में दिया हुआ है। तो ये 100 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और तो ये हो जाएगा 125 एक्स स्क्वायर बराबर 1250। ठीक है, देखिए ये कितने बार में कैंसिल आउट हो रहा है, 10 बार में कैंसिल होगा। 1250 है या 12 उससे ज़्यादा है, नहीं 1200 ही है। तो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 10 है तो एक्स का मान जो हो जाएगा वह हो जाएगा √10 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, एक्स की वैल्यू जो होगा वह √10 हो जाएगा। तो हमसे सवाल में पूछा जा रहा है उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले संख्या निकाल दीजिए। तो ये संख्या हो जाएगा 5√10, पहली संख्या 5√10, दूसरी संख्या हो जाएगा 6√10, पहली संख्या 5√10, दूसरी संख्या 6√10 हो जाएगा, और तीसरी संख्या जो होगा वह 8√10 हो जाएगा। तो इन्हीं सब का गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है। तो गुना करोगे तो क्या मिलेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इन तीनों का गुणनफल कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन सबको जब आप गुना करोगे तो क्या मिलेगा ये बताइए। 5 6 30, 30 8 240 होता है, 8 या 24 इंटू √10 ये हो जाएगा 10 इंटू √10 ये हो जाएगा ना। तो 2400 इंटू √10 ऐसा कुछ आ रहा है, 2400 √10, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, कुछ भी एक्सप्लेन की और जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। बहुत आसान सवाल था, इसमें कुछ भी नहीं था। एक्स की वैल्यू आपको निकालना है, एक्स की वैल्यू हमने √10 निकाला है, और फिर चूंकि तीनों संख्याओं का अनुपात अपने को दे रखा है 5:6:8, तो सभी संख्या को अपने 5x 6x और 8x माना था। तो x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू जब पुट करोगे तो पहली संख्या 5√10, दूसरी संख्या 8√10, तीसरी संख्या मिलेगा आपको, दूसरी संख्या 6√10 और तीसरी संख्या 8√10 मिलेगा। फिर तीनों संख्याओं का गुणनफल निकाल दीजिए। तो गुणनफल हमने जब निकाला तो ऑप्शन नंबर डी हमें मिला। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनिवार्य रूप से सही होगा। तो मान लीजिए कि दो समानांतर रेखाएं हैं इस प्रकार से, और इन दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा अगर इस प्रकार से काटती है तो क्या क्या होगा, ये सवाल में आपसे पूछा जा रहा है ऑप्शन के जरिए। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए में कहा है कि शीर्षा अभिमुख कोण के युग्म के कोणों का माप आपस में समान होता है। ये सत्य बात है। दो रेखाएं अगर समानांतर है और दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा अगर इस प्रकार से काटती है, जैसे ये रेखाएं समानांतर है, उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस प्रकार से काटती है, तो शीर्षा अभिमुख कोण क्या होता है। तो ये एंगल जो होता है और ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे के शीर्षा अभिमुख कोण है। तो ये दोनों कोण का माप आपस में समान होगा। अगर ये x डिग्री है, अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, अगर ये y डिग्री है तो ये भी y डिग्री होगा। तो ये दोनों जो होगा वह एक दूसरे के शीर्षा अभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। यानी जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो शीर्षा अभिमुख कोण जो होते हैं वह आपस में क्या होते हैं, समान होंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी में कहा है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण युग्म के कोणों का माप समान होता है। नहीं, समान नहीं होता है। देखिए क्या कहा है कि दो रेखाएं समानांतर हैं और इसको कोई तिर्यक रेखा अगर काटती है तो एक ही ओर के दोनों अंतःकोण, मतलब ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोण का माप आपस में समान होता है, जो कि गलत बात है। इन दोनों कोणों के माप का योगफल 180 डिग्री होता है। ये दोनों कोण हमेशा बराबर हो जाए, ये 100% नहीं है, ये गलत है। अगर ये x डिग्री है तो ये बात फिक्स है कि ये 180 माइनस x हो जाएगा। मतलब इन दोनों कोणों का योगफल जो होता है वह 180 डिग्री होता है। मतलब ये दोनों कोण आपस में हमेशा बराबर हो जाए, ये गलत है। यानी कि अंतःकोण, एक ही ओर के दोनों अंतःकोण इंटीरियर एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर नहीं होता है। दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये बात फिक्स है। मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये एक ही ओर के दोनों अंतःकोण है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर नहीं होगा। लेकिन ये बात फिक्स है कि अगर ये 120 डिग्री 160 डिग्री है तो ये जो होगा वह 20 डिग्री होगा। मतलब ये बात फिक्स है कि इन दोनों कोणों का योगफल जो होगा वह 180 डिग्री होगा। तो सवाल में ऑप्शन नंबर बी जो है वह 100% गलत है। ऑप्शन नंबर बी में कहा है कि तिर्यक रेखा के द्वारा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों के युग्म के कोण का माप समान होता है। माप जो होगा वह समान नहीं होगा, बल्कि मापों का, दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये बात फिक्स है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह गलत हो जाएगा। और यही तो आपसे पूछा था कि कौन सा ऑप्शन गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर बी गलत होगा और यही सवाल का उत्तर है। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूं तो कहा ऑप्शन सी में कि संगत कोण आपस में समान होता है। तो संगत कोण क्या होता है, दो रेखाएं अगर समानांतर है और इसको कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार से काटती है तो संगत कोण आपस में समान होते हैं। मतलब ये कोण जितना होगा उतना ही कोण ये होगा, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण होगा। तो ये जो होता है वह क्रॉसपोंडिंग एंगल होता है। ये जो होता है वह होता है क्रॉसपोंडिंग एंगल, यानी कि संगत कोण होता है। तो संगत कोण, दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा अगर काटती है तो क्रॉसपोंडिंग एंगल यानी संगत कोण आपस में समान
समान होते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर में डी की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी में कहा है एकांतर कोण आपस में समान होता है। दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा अगर काटती है तो एकांतर कोण समान होता है। एकांतर यानी कि एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? तो ये एंगल और ये एंगल एकांतर एंगल होगा, एकांतर कोण होगा। ये अगर x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, ये z डिग्री है तो ये भी हमारा z डिग्री होगा। क्या होगा? z डिग्री होगा। तो दो समानांतर रेखा को कोई अगर तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण भी आपस में समान होते हैं। तो देखिए 3 ऑप्शन सही है और ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है, तो यही सवाल का उत्तर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि दी गई आकृति में ए बी समानांतर है पी क्यू के, यानी ए बी पैरेलल है क्यू पी के। ए बी की लेंथ दिया हुआ है, पी क्यू की लेंथ दिया हुआ है, बी आर की लेंथ दिया हुआ है, बी पी की लेंथ दिया हुआ है, तो पी क्यू की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। बहुत आसान सवाल है। देखिएगा सवाल में फिगर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि एक ट्रेंगल है इस प्रकार से, ट्रेंगल पी क्यू आर, ट्रेंगल पी क्यू और आर है। ठीक है, सवाल में कहा है कि पी क्यू के समानांतर एक दूसरी भुजा इस त्रिभुज में खींचा गया है, यानी कि इस भुजा के समानांतर एक दूसरी भुजा इस प्रकार से खींचा गया है इस त्रिभुज में, और ये वाला भुजा जो है वह ए बी है, यानी ए बी समानांतर है पी क्यू के, पी क्यू के, ए बी समानांतर है पी क्यू के, ए बी समानांतर है पी क्यू के, ऐसा सवाल में दिया हुआ है। आगे सवाल में कहा है कि पी क्यू की लंबाई जो है वह x + 10 सेंटीमीटर है, x + 10 यूनिट है, ए बी की लेंथ जो है वह x है, बी आर की लेंथ जो है वह x/2 है। ठीक है, और इस भुजा की लंबाई बी पी की लेंथ जो है वह x + 1 है। ठीक है, ऐसा सवाल में दिया हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है x + 10 की वैल्यू कितना होगा, मतलब कि आपसे सवाल में पूछा जा रहा है इस पी क्यू की लंबाई कितनी होगी ये आप हमें बता दीजिए, इस पी क्यू की लंबाई कितनी होगी ये आप हमें बता दीजिए। बहुत आसान सवाल है। देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। एक बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी त्रिभुज में उसकी एक भुजा के, किसी भी त्रिभुज में उसके किसी भी एक भुजा के समानांतर अगर कोई भी दूसरी भुजा आप खींच दोगे तो उस त्रिभुज में दो तरह के त्रिभुज बनते हैं। जैसे इस त्रिभुज में बीसी के समानांतर मैंने एक दूसरी भुजा यहाँ पर खींच दिया है पी क्यू, तो इसमें जो दो तरह के ट्रेंगल बन रहे हैं, ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल ए पी क्यू, ये दोनों ट्रेंगल जो होंगे वह सिमिलर हो जाएगा, यानी कि समरूप हो जाएगा। किसी भी ट्रेंगल में उसके किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर कोई भी दूसरी साइडें आप ड्रॉ कर दोगे, खींच दोगे, तो उस त्रिभुज में बनने वाले दोनों ट्रेंगल जो होंगे वह एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि समरूप हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए पी क्यू समरूप त्रिभुज ए बी सी। मैंने अभी आपको कहा कि किसी भी त्रिभुज में उसके किसी भी एक भुजा के समानांतर आप खींच दीजिए। जैसे बीसी के समानांतर यहाँ पर हमने पी क्यू खींचा था, आप चाहो तो एसी के समानांतर आप यहाँ पे खींच देते हो, खींच सकते हो दूसरी भुजा। मान लीजिए ये पी क्यू जो है वह एसी के समानांतर है, तो ये त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज बी पी क्यू भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि समरूप हो जाएंगे। तो जैसे ही दो त्रिभुज समरूप हुआ, जैसे ही दो त्रिभुज जो हुआ समरूप हुआ, तो दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में समान होता है, यानी कि जो रेशियो इसका इस बड़े वाले ट्रेंगल के साथ होगा वही रेशियो इस साइड का, यानी इस छोटे वाले ट्रेंगल के इस साइड का रेशियो इस पूरे बड़े वाले ट्रेंगल के इस साइड के साथ होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब यही कंसेप्ट चुपचाप इस सवाल में यूज कर दीजिए। यहाँ पर भी अपने सवाल में इस बड़े वाले ट्रेंगल में, ट्रेंगल पी क्यू आर को देखिएगा ध्यान से, ट्रेंगल पी क्यू आर को, तो इस ट्रेंगल में क्या किया गया है कि पी क्यू के समानांतर, पी क्यू के सिमिलर पी क्यू के पैरेलल एक दूसरी भुजा यहाँ पर खींचा गया है ए बी। अभी मैंने आपको कहा कि किसी भी ट्रेंगल में उसकी एक भुजा के समानांतर अगर कोई भी दूसरी भुजा आप खींच दोगे तो उस त्रिभुज में बनने वाले दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। ट्रेंगल पी क्यू आर, मतलब इसको आप ध्यान से देखिए, ट्रेंगल आर क्यू पी और ट्रेंगल आर ए बी जो होगा वह एक दूसरे के क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज में उसकी एक भुजा के, किसी भी त्रिभुज में उसकी एक भुजा के समानांतर अगर कोई भी दूसरी भुजा आपने खींचा तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाता है। ये पूरा एक बड़ा वाला ट्रेंगल और ये एक छोटा वाला ट्रेंगल जो बना ट्रेंगल आर ए बी, ये दोनों ट्रेंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे, सॉरी सिमिलर हो जाएंगे। ट्रेंगल आर क्यू पी सिमिलर ट्रेंगल हो जाएगा आर ए बी, सिमिलर ट्रेंगल आर ए बी, सिमिलर ट्रेंगल आर ए बी। ये दोनों त्रिभुज जो होगा वह एक दूसरे के क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। और जैसे ही ये दो त्रिभुज समरूप हुआ तो दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में समान होता है। दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात आपस में समान होता है। तो ए बी के संगत हो जाएगा पी क्यू और ये हो जाएगा बी आर के संगत हो जाएगा क्या हो जाएगा? पी आर हो जाएगा, है कि नहीं है? यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में क्या होता है? समान होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए एक्स की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। दो त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में समान होगा, यानी जो अनुपात इसके साथ होगा वही अनुपात इस छोटे वाले ट्रेंगल का इस बड़े वाले ट्रेंगल के साथ हो जाएगा। यानी x/x + 10 का जो रेशियो होगा वही रेशियो x/2 का
इस छोटे वाले ट्रेंगल का इस बड़े वाले ट्रेंगल के साथ होगा। तो छोटे वाले ट्रेंगल की साइड की लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x/2 है, तो इस बड़े वाले ट्रेंगल की इस भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा, PR की लंबाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x+1 है और ये वाली भुजा जो है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x/2 है। तो यहाँ से PR की लेंथ आप आसानी से पता कर सकते हो, ये हो जाएगा x+1 अब प्लस ये हो जाएगा x/2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 2x + 2 अब प्लस x, यानी कि हो जाएगा 3x + 2/2, यही हो जाएगा 3x + 2/2 हो जाएगा, बट्टे यानी कि 3x + 2/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये बट्टा में इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं होना चाहिए। तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग बट्टा में लिख सकते हैं x/3x + 2 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से आप चाहो तो x की वैल्यू आसानी से पता कर सकते हो, x से x कैंसिल हो जाएगा और तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x + 10 की वैल्यू जो होगा वह 3x + 2 के इक्वल हो जाएगा। तो इस x को इधर लेकर आइए तो यहाँ से आप पाओगे 2x की वैल्यू जो होगा वह 8 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू जो होगा वह 4 के इक्वल। अब जैसे ही x की वैल्यू आपने निकाला 4, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वह 4 है, तो आपसे पूछा जा रहा है PQ की लंबाई क्या होगा, तो यहाँ पे 4 रख दीजिए, तो 10 + 4 कितना हो जाएगा, 14 यूनिट होगा। और ये इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। बहुत आसान सवाल है, इस तरह के बहुत सारे सवाल हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, रेलवे का परीक्षा हो या फिर CGL का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। दिया हुआ है कि किसी भी चतुर्भुज के, एक चतुर्भुज के चारों शीर्ष की लंबाई दिया हुआ है, तब आपसे सवाल में पूछा जा रहा है बताइए इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत आसान सवाल है। एक क्वाड्रिलेटरल है, इस प्रकार से एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया है। चलिए छोटा सा क्वाड्रिलेटरल मैं बना देता हूँ। यहाँ मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल है इस प्रकार से, और इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स आपको दिए गए हैं, चारों शीर्ष की लंबाई आपको दिया गया है। ठीक है, ABCD, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, आगे सवाल में कहा है कि चारों वर्टेक्स जो है वह आपको दिया गया है, यानी वर्टेक्स A जो है वह 0, -2 है, वर्टेक्स B जो है वो आपको सवाल में दिया हुआ है 0,4 है, 0,4 है, 0,4 है, 0,4 है। और वर्टेक्स C जो है, सॉरी वर्टेक्स B जो है वह 2,1 है, वर्टेक्स B जो है वह 2,1 है, 2,1 है। वर्टेक्स C जो है वह 0,4 है, 0,4 है। और वर्टेक्स D जो है वह -2,1 है, वर्टेक्स D जो है वह -2,1 है। तो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है बताइए इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होगा, ये आपको पता करना है। एक बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि देखिए कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर चारों वर्टेक्स आपको दे दे और पूछे आपसे कि बताइए उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होगा, तो बहुत आसान हो जाता है सवाल। जैसे इसी सवाल में देखिएगा, इस क्वाड्रिलेटरल के, इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष की लंबाई आपको दे रखा है, चारों वर्टेक्स आपको दे दिया गया है, तब हमसे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा जा रहा है। एक बात आपको ध्यान रखना है हमेशा कि किसी भी चतुर्भुज में उसके विकर्ण जो होते हैं वह उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर हिस्सा में बांटती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। किसी भी प्रकार का क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी चतुर्भुज हो, उसके जो विकर्ण होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, उसके जो डायगोनल होते हैं वह उसके एरिया को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो एक बात बताइए, हमें चाहिए इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। अगर मुझे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए तो हमें पता है कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया को डायगोनल जो होगा, यानी ये वाला जो विकर्ण होगा वह इस पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर हिस्सा में बांटेगी, यानी जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। अगर मैं ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल लेता हूं तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमें पता है जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा। तो आप क्या करो कि आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो या फिर किसी भी इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके आप पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता कर सकते हो। यानी कि ट्रायंगल ABC का एरिया हो जाएगा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया जो होगा, चतुर्भुज ABCD का जो एरिया हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह कितना होगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, ट्रायंगल ABC का एरिया इंटू 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। यानी इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वह इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना होगा। इतना बात आपको पता होगा, है कि नहीं? अब मैं चाहता हूं इसको मिटा देता हूं ताकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। अब देखिए सवाल को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी कोई भी ट्रायंगल इस प्रकार से आपको दे दे और इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दे दे, मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अगर तीनों वर्टेक्स आपको दे दे, मान लीजिए ये वर्टेक्स में जैसे 0,-2 है, 0,-2 है, तो इसके वर्टेक्स में मान लेता हूँ ये हमारा x1 होगा और ये हमारा y1 होगा, राइट। ये हमारा 2,1 है तो इसको मान लीजिए ये x2 होगा और ये हमारा y2 होगा, y2
2 होगा। ठीक है, ये हमारा x2 है और ये y2 है। इसको मान लीजिए ये हमारा x3 है, x3 कोमा और ये हमारा y4 है, सॉरी y3 है, ये हमारा ये x3 है और ये हमारा y3 है। ठीक है, उसी प्रकार से ये हमारा x4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा y4 हो जाएगा। ठीक है, इसके वर्टेक्स मैंने मान लिया, इसका वर्टेक्स जो होगा वह x1 y1 होगा, तो इसका वर्टेक्स x2 y2 होगा, इसका वर्टेक्स x3 और y3 होगा और इसका वर्टेक्स जो होगा वह x4 और y4 होगा। अब हमें सबका वर्टेक्स अपने को पता है, सबका वर्टेक्स अपने को पता है। मान लीजिए इसका वर्टेक्स जो है वह x1 कोमा y1 है, इसका वर्टेक्स जो है वह x2 कोमा y2 है और इसका वर्टेक्स जो है वह x3 कोमा y3 है। तब इस ट्रेंगल का एरिया अगर आपसे पूछे तो एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो जाएगा ये बताइए। एरिया ऑफ ट्रेंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल का यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा हाफ इंटू, ध्यान रखना है आपको, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस फार्मूला से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अगर उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष आपको दे दिया गया हो तो आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से पता कर सकते हो। तो यही फार्मूला हमें इस ट्रेंगल में लगाना है तो हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता कर सकते हैं। अब देखिए आपको पता चल गया होगा कि इस ट्रेंगल के एरिया से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से पता कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एरिया निकालते हैं इस ट्रेंगल का। अपने को पता है कि x1 की लेंथ, x1 जो है वह 0 है और y1 जो है वह -2 है। एक बात ध्यान से रखना है, ध्यान देना है आपको कि जब भी इसका एरिया आप निकालोगे, ऊपर में फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। ठीक है, यानी एरिया ऑफ ट्रेंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल हो जाएगा यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y1। इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, इसको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बराबर होता है हाफ इंटू x1 कोमा x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इस फार्मूला से आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, फिर 2 से गुना करके आप पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हो। तो चलिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। x1 की वैल्यू आपको पता है, y1 की वैल्यू पता है, x2 की वैल्यू आपको पता है और y2 की वैल्यू भी आपको पता है, x3 की वैल्यू आपको पता है और y3 की वैल्यू भी पता है। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, अब क्षेत्रफल निकालने के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रखना है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो ये ब्रैकेट पूरा खत्म हो जाएगा। कैसे वो देखिए, एक बात बताइए, x1 की वैल्यू जो है वह 0 है और y1 की वैल्यू जो है वह -2 है। तो अगर x1 की वैल्यू यानी ब्रैकेट के बाहर अगर आप 0 रखते हो और इस ब्रैकेट का मान लीजिए ना कुछ भी होगा, तो 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा। मतलब कि ये पूरा ब्रैकेट जो होगा वह खत्म होकर क्या आपको दे देगा? 0 दे देगा। प्लस करना है, अब इस ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, x2 इंटू y3 माइनस y1। अब x2 की लेंथ आपको दिया गया है, x2 जो है वह 2 -1 है, तो ये हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा। अब ब्रैकेट को आप सॉल्व कर दीजिए, तो y3 कितना है? ये हमारा y3 है, ध्यान दीजिएगा, ये x3 है और ये y3 है, तो y3 जो है वह 4 है, तो ये हो जाएगा 4। अब माइनस हो जाएगा कितना? y1, तो y1 कितना है? -2 है। तो -2 में इसमें क्या करना है? y3 में से y1 को माइनस करना है। तो इसमें से अगर आप इसको माइनस करते हो, माइनस इंटू -2, तो ये होगा क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। यानी ये पूरा ब्रैकेट जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 4 + 2 हो जाएगा। इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब प्लस, अब x3 को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए x3 की वैल्यू जो है वह 0 है, तो अगर x3 की वैल्यू अगर यहाँ पे आप 0 रखते हो और इस ब्रैकेट का मान कुछ भी आएगा तो ये ब्रैकेट भी करप्ट हो जाएगा, यानी ये ब्रैकेट भी आपको क्या दे देगा? 0 दे देगा। ठीक है, यही हो जाएगा। तो अब ये पूरा जो होगा वह ट्रेंगल ABC का एरिया आपको मिल जाएगा। तो इस ट्रेंगल से पूरे ABC का क्षेत्रफल आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 6, 6 दूना 12। अब 12 को अगर आप 1/2 से गुना करते हो तो ये आपको मिल जाएगा कितना? 6 वर्ग सेंटीमीटर। यानी इस भाग का क्षेत्रफल अगर 6 वर्ग सेंटीमीटर है तो इस भाग का क्षेत्रफल भी 6 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरे क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया जो होगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 6 + 6 यानी कि 12 वर्ग सेंटीमीटर, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करना है, समय कैसे बचाना है। आप सोचिए, अगर x1 की वैल्यू हमें 0 है तो x1 की वैल्यू अगर हमें 0 मिल गया है तो हमें पता है इसका मान कुछ भी हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में जब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इस ब्रैकेट को अगर जब सॉल्व करोगे तो x2 की वैल्यू अपने को दे रखा है 2 है।
ठीक है। x2 की वैल्यू यहाँ पे हमने 2 रख दिया, ठीक है। अब y3 में से y1 को माइनस करना है, तो यहाँ पे देखिए y3 की वैल्यू आपको 4 दे रखा है, तो 4 में से माइनस आपको करना है कितना, y1, तो y1 की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, -2, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 2, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को जब आपने सॉल्व किया तो अब आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो यह है x3 इंटू y1 - y2, ऐसा है। तो यहाँ पे सोचिए x3 की वैल्यू भी अपने को पता ही है 0, x3, y3 जो है वह 0, 4 है, तो जैसे ही अपने यहाँ पे 0 रखोगे तो इन दोनों का मान कुछ भी हो जाए, इस ब्रैकेट का मान, तो लास्ट में जब आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही बन जाएगा, तो ये पूरा 0 है, ये पूरा 0 है, तो इसका काम खत्म ही हो गया। तो बस इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है, तो 4 2 6 दूना 12, अब 12 को जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस ट्रायंगल का एरिया, और हमें पता है जितना एरिया इस ट्रायंगल का होगा उतना एरिया इस ट्रायंगल का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता कर सकते हो। अगर उस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स पता है, उस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सवाल में दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूला से पहले आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वह उसके क्षेत्रफल को 2 बराबर हिस्सा में बांटती है कि एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है और प्रत्येक 2 घंटे के बाद इसके गति को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो इससे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा ये आपको पता करना है। पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये 2 घंटे तक चलेगा तो कुल कितनी दूरी तय करेगा, 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटा चलता है तो 2 घंटा में ये कुल मिलाकर इतना दूरी तय कर लेगा, ठीक है। अब 2 घंटे के बाद इसके गति में, इस मोटर के कार की गति को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ा दिया जाता है, तो 2 घंटे के बाद अगले 2 घंटे के लिए उस मोटर कार की गति जो हो जाएगा वह 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और ये अब फिर 2 घंटे तक चलेगा, तो 2 घंटे में ये 75 की रफ्तार से कुल कितनी दूरी तय कर लेगा, 150 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। फिर 2 घंटे के बाद इसकी गति को 15 किलोमीटर से बढ़ाया जाता है, तो फिर अगले 2 घंटे के लिए इसकी गति जो हो जाएगा वह हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, फिर ये अगले 2 घंटे तक चलेगा। तो इस मोटर कार की गति ये 2 घंटे में कुल कितनी दूरी तय कर लेगा, तो 90 दूना होता है 180 किलोमीटर। तो आप यहाँ से ये पता कीजिए कि कुल 6 घंटा में ये कुल कितनी दूरी तय कर रहा है, ये आप हमें चेक करके बताइए। तो आप कहोगे यहाँ पर ये 270 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, यहाँ पर ये 270 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 4 घंटे में। अगर ये 4 घंटे में, स्टार्टिंग के 4 घंटे में ही ये 270 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और तय करना है इसको कुल मिलाकर 360 किलोमीटर की दूरी, तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करना है। अगर 4 घंटा में 270 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर लिया है, तो अब इसे और कितना दूरी तय करना है, 90 किलोमीटर की और दूरी तय करना है। 27 और 9 होता है 36, यानी कि अगला 1 घंटा, अगले 1 घंटे के लिए, चूंकि स्टार्टिंग में 2 घंटा के लिए इसकी स्पीड जो है वह 60 किलोमीटर है, फिर 2 घंटे के बाद इसकी गति जो है वह 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक 2 घंटे के बाद इसकी गति को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ा दिया जाता है। तो फिर ये लगातार 2 घंटे तक चलेगा, किस स्पीड से, 75 की स्पीड से। तो 4 घंटे में ये इसने कुल मिलाकर 270 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। अब 4 घंटे के बाद इसकी रफ्तार जो हो जाएगा वह 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगले 2 घंटे के लिए इस मोटर कार की गति 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। लेकिन अगर ये आप इसको दूरी जो तय करना है वह सिर्फ 360 किलोमीटर की दूरी तय करना है। 4 घंटा में कुल इसने 270 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया है, तो अब उसे सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो उसे कुल कितना चलना होगा, 1 घंटा चलना होगा। तो 4 घंटा प्लस 1 घंटा, यानी कि 5 घंटा में वह कुल 360 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, और यही सवाल का उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगर 2 घंटा में उसने 120 किलोमीटर की दूरी तय की है, अगर 2 घंटा में उसने 120 किलोमीटर की दूरी तय किया है, तो अगले 2 घंटे के बाद उसके गति को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। सवाल में कहा है कि यदि x और y संख्या 115 xy को ऐसे 2 अंक हैं कि यह संख्या 90 से विभाज्य है, तो x + y का मान कितना होगा। मतलब xy जो है वह सिंगल डिजिट नंबर है, और ये नंबर कुछ ऐसा है 115 xy है। इस नंबर को 90 जो है वह एग्जैक्ट डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 होता है, यानी इस संख्या को 90 से भाग करने पर शेषफल जो है वह 0 आता है। तो आपसे पूछा है x + y का मान कितना होगा। ध्यान रखना है आपको कि xy जो है वह एक सिंगल डिजिट नंबर है। एक बात बताइए, अगर इस संख्या को 90 एग्जैक्ट डिवाइड करती है, इसका मतलब y का मान जो होगा वह 0 होगा। तभी चूंकि कोई भी नंबर जिसके अंत में 0 है और वो ऊपर वाली संख्या को किसी भी x, y, z ऐसा कुछ भी नंबर होगा, तो उसके अगर ये नंबर इसको अगर डिवाइड कर रहा है तो इस नंबर का यूनिट डिजिट 0 होगा, तभी ये नंबर इसको डिवाइड कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। यहाँ पे सोचिए, अगर ये 90 इस नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर का यूनिट डिजिट 0 रहा होगा, तभी यह नंबर इस नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट y है, तो y की वैल्यू जो होगा वह 0 होगा, इतना बात फिक्स है। तो ये नंबर जो होगा वह 0 से 0 को कैंसिल कर देगा। तो अब नंबर आपके पास है 115 और x है। अब एक बात बताइए, नीचे में
बेस जो बचा हुआ है वह 9 है। तो कोई भी नंबर अगर 9 से डिवाइड होगा, नीचे सिर्फ 9 बचा हुआ है, नीचे सिर्फ 9 बचा है और ऊपर में बचा हुआ है 115x, ऐसा करके बचा हुआ है। तो सोचिए अगर ये नंबर 115x अगर 9 से पूर्णतः विभाजित है तो ये कब विभाजित होगा? तो इसका तरीका ये है कि कोई भी संख्या अगर 9 से विभाजित होगी, कोई भी संख्या अगर 9 से विभाजित होगी तो उस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए, तभी वो नंबर 9 से डिवाइड हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो अब सोचिए अगर ये नंबर हमारा 9 से डिवाइड है तो इसके अंकों का योगफल जो होगा वह 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 1 6 6 1 7 और 7 प्लस x। अब अगर ये 7 प्लस x 9 से विभाजित है यानी कि 9 से भाग करने पर शेषफल 0 देता है, तो सोचिए x का मान क्या होगा? तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, x की वैल्यू 2 होगा। 2 के अलावा कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। 2 के अलावा चूंकि हमें पता है एक्स वाई जो है वह एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 ही हो सकता है, अदरवाइज कोई भी वैल्यू नहीं हो सकता है। अगर आप और कोई दूसरी वैल्यू अगर x का आप सोचते हो तो वह 2 डिजिट का नंबर आपको मिल जाएगा और फिर बड़ी से बड़ी संख्या आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक्स वाई जो है x और y जो है वह अंक है यानी कि सिंगल डिजिट नंबर है, तो x की वैल्यू जो होगा वह 2 होगा। तो आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा था अच्छा x की वैल्यू 2 इसलिए होगा क्योंकि अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए, तो 7 प्लस 2 9 हो जाएगा और 9 9 से विभाजित होता है, तो इसलिए x की वैल्यू जो होगा वह 2 हो जाएगा। तो अब x की वैल्यू आपके पास 2 है, y की वैल्यू आपके पास 0 है, तो x प्लस y का मान कितना हो जाएगा? 2 प्लस 0 यानी कि 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि एक रियायती बिक्री में 10,490 के अंकित मूल्य वाली एक साड़ी अब 9441 में बेची जाती है, तो साड़ी पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई है ये आपको पता करना है। यानी पहले उसका अंकित मूल्य जो है वह 10,490 था, अब उसका विक्रय मूल्य 9441 हो गया है, तो कितना प्रतिशत का छूट दिया गया ये आपको पता करना है। अंकित मूल्य मतलब कि मार्केट प्राइस, ये 10,490 है, 10,490 है। फिर इसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य जो है वह 9441 है, यानी कि अंकित मूल्य इतना था लेकिन साड़ी को इतना में बेचा जा रहा है, तो छूट कितना दिया गया है ये आप हमें बता दीजिए। डिस्काउंट कितना दिया गया है ये आप हमें बता दीजिए। डिस्काउंट कितना मिला है ये आप हमें बता दीजिए। तो अंकित मूल्य में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दोगे, मार्केट प्राइस में जब सेलिंग प्राइस को माइनस करोगे तो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, तो फिर परसेंटेज आप पता कर सकते हो। तो देखिए इसमें से इसको जब आप माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? तो ये 10,000 से कितना ज़्यादा है? 490 ज़्यादा है, 490 ज़्यादा है, ये 490 ज़्यादा है। अब प्लस ये 10,000 से कितना कम है ये आप हमें बता दीजिए। तो 10,000 से ये कितना कम है? 559 कम है ना, 559 कम हो जाएगा, 559 कम है, तो यही हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। तो दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 5 4 9 सॉरी 9 5 14 के 4 बाकी 1 5 4 9 1 10, यानी 1049 रुपये छूट मिलेगा। यानी कि छूट जो मिल रहा है, डिस्काउंट जो मिल रहा है वह 1049 रुपया मिल रहा है। तो इसी 1049 रुपया का प्रतिशत मान जो होगा वह इसके रिस्पेक्ट में कितना होगा ये आप हमें बता दीजिए। तो डिस्काउंट परसेंटेज जो होगा वह इतना रुपया का छूट मिल रहा है, 1049 रुपया का छूट मिल रहा है किस पे? 10,490 रुपया पर, 10,490 पर। तो 100 पर कितना पॉइंट मिलेगा? बस ये परसेंटेज आपको पता करना है। देखिए 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10,490 हो जाएगा और 10,490 को 1049 से डिवाइड करोगे कितने बार में ये कट जाएगा? 10 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर। 22 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 12x प्लस के, ठीक है, इस द्विघात समीकरण के एक मूल जो है वह 3 है, यानी x की वैल्यू आपको सवाल में दिया हुआ है 3 है। 2 मूल होंगे, मान लीजिए इस द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। एक मूल दिया गया है कितना है? 3। मान लीजिए अल्फा की वैल्यू जो है वह 3 है, तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी ये आप हमें बता दीजिए। बीटा की वैल्यू कितनी होगी यानी दूसरा मूल कितना होगा ये आपको पता करना है। एक बात आप हमें बताइए कि किसी भी द्विघात समीकरण में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। उन दोनों रूट में से एक रूट की वैल्यू आपको दिया है 3 है, तो दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा मूल कितना होगा ये आपको पता करना है। एक बात आपको और अच्छे से पता होगा कि द्विघात समीकरण में मूलों का योगफल जो होता है, यानी कि सम ऑफ रूट जो होता है, मूलों का योगफल जो होता है वह क्या होता है? तो मूलों का योगफल जो होता है वह होता है -b/a, जहाँ a बराबर होता है x² का कॉफिशिएंट और b जो होता है वह x का कॉफिशिएंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 2 रूट माना है अल्फा और बीटा, तो इसके मूलों का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट 1 है और x का कॉफिशिएंट जो है वो आपका कितना है? -12 है। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा कितना? -b/a। तो ये हो जाएगा कितना? माइनस इंटू b की वैल्यू कितना है? 12 है, -12, ये हमारा b की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? -12।
बटे ए यानी कि 1। तो ये हो जाएगा। अच्छा, 2 रूट में से एक रूट की लेंथ आपको दिया, लंबाई दिया, एक रूट की वैल्यू 3 है, तो अल्फा के जगह पर मैं 3 रख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस बीटा बराबर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यानी कि 12 हो जाएगा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आप निकाल दोगे, कितना हो जाएगा, 9। ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो दूसरा मूल जो होगा वह कितना होगा, 9 होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है कि ए और बी एक द्विघात समीकरण के मूल हैं। ए और बी जो है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं। तो x के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल 1/a प्लस 1/b और ab है, ठीक है। यानी एक द्विघात समीकरण है और उस द्विघात समीकरण के दोनों मूल a और b दिया गया है। अब आपसे दूसरा द्विघात समीकरण पूछा जा रहा है जिसके दोनों रूट्स दिए गए हैं। पहला रूट्स 1/a प्लस 1/b है, पहला रूट्स, और दूसरा मूल जो है वह ab है। तो दूसरा द्विघात समीकरण क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सम ऑफ रूट निकालते हैं, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इस द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल मैं निकालता हूँ। द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल a और b दिया गया है। अब इस द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल होगा, मूलों का योगफल होता है माइनस b बाय a। अब इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल a और b है तो इसके मूलों का योगफल हो जाएगा a प्लस b, और मूलों का योगफल होता है माइनस b बट्टे ये a। ये बात आपको अच्छे से पता होगा। जहां पर x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो हमारा a की वैल्यू होता है और x का जो कॉफिशिएंट होता है वो हमारा b की वैल्यू होता है। तो यहाँ पे x स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो एक तो होगा ही होगा, और x का कॉफिशिएंट जो होगा वो भी हमारा एक ही हो जाएगा। तो a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका -1/1। तो यहाँ से आप पाओगे कि इस द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल हो जाएगा -1, ठीक है। अब इस द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल मुझे चाहिए। तो पहला मूल a है और दूसरा मूल b है, तो इसके मूलों का गुणनफल ab हो जाएगा। तो ab बराबर क्या होता है, तो द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल होता है c बट्टे a। यहाँ पर c की वैल्यू यानी ये कांस्टेंट टर्म तो हमारा हो जाएगा -2 और a की वैल्यू 1 पता ही है, तो मूलों का गुणनफल भी आपने निकाल दिया है -2। दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल -1 और मूलों का गुणनफल आपने निकाल दिया है -2। अब आपसे सवाल में पूछा जा रहा है वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए x के पदों में जिसके दोनों मूल 1/a प्लस 1/b और ab है। यानी कि वह द्विघात समीकरण आपको ज्ञात करना है जिसका पहला मूल 1/a प्लस 1/b और दूसरा मूल जो है वो भी आपको सवाल में दिया गया है, कितना है, ab। यानी बनने वाले द्विघात समीकरण का पहला मूल ये है और दूसरा मूल ये है। तो सबसे पहले बनने वाले द्विघात समीकरण का जो पहला मूल है इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर में आपको मिलेगा a प्लस b और नीचे हो जाएगा ab, ठीक है। यानी कि बनने वाले नए द्विघात समीकरण का पहला मूल ये है और दूसरा मूल ये है। अब आपके पास a प्लस b की वैल्यू है, a b की वैल्यू है, तो यहाँ पे पुट करके बनने वाले द्विघात समीकरण का फर्स्ट रूट आप पता कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो बनने वाले द्विघात समीकरण का जो पहला मूल है a प्लस बी अपॉन ए बी, तो इसका मान क्या हो जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू आपको पता है कितना है, -1 है, और ए बी की वैल्यू जो है वो भी आपको पता है -2 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो पहला मूल जो होगा वह 1/2 आपको मिल गया है। बनने वाले नए द्विघात समीकरण का पहला मूल 1/2 आपको मिल गया है। अब दूसरा मूल हमें पता करना है जो कि ए बी है, ए बी दिया गया है। दूसरा द्विघात समीकरण जो होगा उसका मूल जो है, दूसरा मूल वो ए बी दिया गया है और ए बी की वैल्यू भी आपको पता है कितना है, -2 है, ठीक है। बनने वाले दूसरे द्विघात समीकरण के दोनों मूल आपको दिए गए थे, तो दोनों मूल जो दिया गया था 1/a प्लस 1/b, तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये हमें मिला a प्लस बी बटे ए बी। यानी पहला मूल ये है और दूसरा मूल ये है। a प्लस बी की वैल्यू हमें पता है, ए बी की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट किया तो उस द्विघात समीकरण का, बनने वाले नए द्विघात समीकरण का पहला रूट हमें मिला है 1/2 और दूसरा रूट हमें मिला है -2। अब हमें पता करना है बनने वाले द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमें पता करना है। एक बात बताइए, आप सबको अच्छे से पता होगा कि किसी भी द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। लेकिन इसी को लिखने का एक और तरीका यह है कि द्विघात समीकरण को आप एक और तरीके से लिख सकते हो। कैसे? तो जो अपना बनने वाला द्विघात समीकरण होगा वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस
अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता करना है। तो बनने वाला द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये होगा। अब आप कहोगे कि सर अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा बीटा क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बनने वाले द्विघात समीकरण के दो मूल हमने मान लिया है, अल्फा और बीटा। तो बनने वाला द्विघात समीकरण का पहला मूल तो आपका ये था a प्लस बी बटा ए बी, और दूसरा मूल था ए बी। तो पहले मूल को आप मान लीजिए अल्फा, पहले मूल को आप मान लीजिए अल्फा, और दूसरे मूल को आप मान लीजिए बीटा, दूसरे मूल को आप मान लीजिए बीटा। तो अल्फा बराबर 1/2 पुट कीजिए और बीटा बराबर -2 पुट करके बनने वाले द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म आप पता कर सकते हो। तो ये हमारा, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर x का कोएफिशिएंट ये है, अल्फा इंटू बीटा है। ये अच्छे से समझ में नहीं आया क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ax² + bx + c, लेकिन ये क्या है, तो ये भी वही चीज है ax² + bx + c। आप अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आप क्या पुट कर दीजिए, ये अल्फा की वैल्यू तो हमारा ये हो जाएगा, यानी कि जब आप सॉल्व करोगे ना तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a पुट कर दीजिए, क्योंकि मूलों का योगफल जो होता है वह -b/a होता है और मूलों का गुणनफल जो होता है वह c/a होता है। तो जब यहाँ पर -b/a और c/a यहाँ पर जब पुट करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फिर से मिल जाएगा ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, यानी बनने वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो हमारा ये होगा। अब बस हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करना है और तब आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये हमारा हो जाएगा x² - अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू 1/2 है और बीटा की वैल्यू जो है वह -2 है। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 1/2 प्लस -2 हो जाएगा, यही ना, बीटा की वैल्यू -2 है। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा 1/2 -2। तो यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको क्या देगा, 1/2 में से 2 को घटाओगे तो ये आपको देगा -3/2, यही हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आप -3/2 रख सकते हो, लेकिन ध्यान देना है कि माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +3/2। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं +3/2 इंटू एक्स। ठीक है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो अब आपको पता ही है अल्फा की वैल्यू 1/2 है और बीटा की वैल्यू आपको पता ही है -2 है, बीटा की वैल्यू पता ही है आपको -2 है। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो अल्फा की वैल्यू आपको क्या, सॉरी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको निकालना है ना, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो होगा वह क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 1/2 था, बीटा की वैल्यू था -2, तो दोनों को गुना करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा आपको मिल जाएगा कितना, ये आपको मिल जाएगा कितना, -1। तो इसके जगह पर हम लोग -1 पुट कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर -1 पुट करोगे तो ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बराबर में ये 0 हो जाएगा। तो बनने वाले द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म यही हो जाएगा, x² + 3x प्लस x² + 3/2 इंटू x - 1 बराबर 0। अब चाहो तो इसको एक बार फिर से सॉल्व कर सकते हो, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है और 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2x² + 3x -2 अब बराबर में क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि बट्टा वाला 2 इधर आके 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यही आपका बनने वाला नया द्विघात समीकरण होगा और यही आपका इस सवाल का उत्तर भी होगा। यानी बनने वाले द्विघात समीकरण जो होंगे वह होगा 2x² + 3x - 2 बराबर 0। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है। बहुत अच्छा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। बनने वाले द्विघात समीकरण जो होंगे वह क्या होंगे, 2x² + 3x - 2 बराबर 0 होगा। एक द्विघात समीकरण आपको पहले यहाँ पर दिया गया था x² + x - 2 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल आपको दे रखा था a और b। तो मैंने क्या किया है कि इस द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल जानने का प्रयास किया है। तो द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल होता है -b/a। तो पहला मूल a था, दूसरा मूल b था, तो मूलों का योगफल a + b बराबर -b/a। तो x² का कोएफिशिएंट a की वैल्यू और x का कोएफिशिएंट जो होता है वह b की वैल्यू होता है। तो जब यहाँ पर हमने a बराबर 1 और b बराबर 1 पुट किया तो हमें मूलों का योगफल -1 मिला। फिर यहाँ पर हमने मूलों का गुणनफल निकाला तो मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो यहाँ पर c की वैल्यू -2 है, ये हमारा c की वैल्यू है और a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से मूलों का गुणनफल हमें मिला -2। यानी जो द्विघात समीकरण आपको दे रखा था x² + x - 2 बराबर 0, इस द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल -1 और मूलों का गुणनफल -2 मिल गया है। अब हमसे सवाल में पूछा जा रहा है वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए x के पदों में जिसके दोनों मूल, पहला मूल 1/a + 1/b और दूसरा मूल ab है। पहला मूल ये आपका था और दूसरा मूल ये आपका था। तो पहले मूल को जब हमने सॉल्व किया तो a + b/ab हमें मिला है और हमें a + b की वैल्यू भी पता है और ab की वैल्यू भी हमें पता है। तो बनने वाले नए द्विघात समीकरण का पहला मूल हमें मिला है 1/2। तो पहले मूल को हमने अल्फा मान लिया है और दूसरे मूल को हमने बीटा मान लिया है। अब a की वैल्यू भी हमें अभी पता ही है -2 है, तो यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू -2 मिला है और अल्फा की वैल्यू 1/2 मिला है। तो अब आपसे पूछा जा रहा था वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका पहला मूल ये है और दूसरा मूल ये है। तो पहले मूल को आपने सॉल्व किया है, दूसरे मूल की वैल्यू भी आपने निकाल दिया है। तो द्विघात समीकरण का फॉर्म होता है x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी पता है। तो यहाँ से आपने बनने वाले द्विघात समीकरण आपको ने निकाला है 2x² + 3x - 2 बराबर 0।
यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से कैलकुलेशन आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में इसको सॉल्व किया है। बाकी मैंने अच्छे से सवाल को सॉल्व किया है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर है, अल्फा भी इंटू बीटा की वैल्यू भी आपको पता ही है, अल्फा की वैल्यू इतना है, बीटा की वैल्यू इतना है, तो आप वैल्यू पुट करोगे तो जब आपको यही मिलेगा और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और यही इस सवाल का उत्तर है। वाला की गई माहवार बिक्री कितना होगा, ठीक है। इन सवाल में पूछा जा रहा है, एक तालिका है, इसको आप अच्छे से देखिए, और आपसे पूछा जा रहा है अंत में कि इन 4 महीनों के दौरान पी और क्यू द्वारा बेचे गए कुल इकाइयों का क्रमशः अनुपात कितना होगा। यानी पी के द्वारा जो बेचा जा रहा है चीज़ें, उसको इस प्रकार से इसने सिंबल दिया है, क्या इसको इस प्रकार से इसका सिंबल दिया गया है। पी द्वारा जो चीज़ें बेची गई है उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और क्यू के द्वारा जो चीज़ें बेची जा रही है उसको इसने किस प्रकार से लिखा है, तो इसको इसने इस प्रकार से ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है, ठीक है। तो पी के द्वारा जो चीज़ें बेची जा रही है वह 80, 30, 50, 90 है, ठीक है। क्यू के द्वारा जो चीज़ें बेची गई है वह 60, 40, 70 और 60 है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है इन 4 महीनों के दौरान पी और क्यू द्वारा बेची गई कुल इकाइयों का अनुपात कितना होगा, ठीक है। इन 4 महीनों के द्वारा, पहला महीना में पी बेच रहा है 80, दूसरा महीना में 30, तीसरा महीना में 50 और चौथा महीना में 90। तो दोनों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है 4 मंथ का, तो पी अनुपात कितना होगा दोनों का 4 मंथ का। तो पी अनुपात क्या होगा, तो पी जो है वह 4 मंथ में कितना बेच रहा है, पहला मंथ में 80 बेच रहा है, दूसरा मंथ में कितना बेच रहा है 30 बेच रहा है, तीसरा मंथ में 50 बेच रहा है और चौथा मंथ में 90 बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पी की वैल्यू आपको मिल गया है। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पी जो है वह क्यू जो है वह पहला मंथ में 60 बेच रहा है, दूसरा मंथ में 40 बेच रहा है, तीसरा मंथ में 70 बेच रहा है और 5वां मंथ में कितना बेच रहा है 60 बेच रहा है, यानी कि 60 बेच रहा है। तो फिर दोनों के योग का आप अनुपात निकाल दीजिए, यही आपको से पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 80, 30 कितना हो जाएगा 80, 30 110, 110 और प्लस 90 यानी कि 250, यानी कि पी अनुपात क्या क्यू क्या हो जाएगा, तो ये 250 अनुपात की क्यू कितना हो जाएगा 60, 40, 100 और 60 और 70 कितना हो जाएगा 7, 13, 130 यानी कि 230 हो जाएगा, ये 230। तो 0 से 0 कैसे 25 अनुपात 23, ये सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ था ही नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा, बहुत आसान सवाल है। हमसे पूछा जा रहा है बताइए SI क्या होगा। 1280 रुपये की राशि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो SI बराबर होता है, आप सबको अच्छे से पता होगा, P इंटू R इंटू T/100 होता है। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। SI आपको पता करना है, साधारण ब्याज आपको निकालना है। तो मूलधन आपको दिया गया है, प्राय जो दिया गया हुआ है 1280 रुपया, और आपको दिया गया है दर जो है वह 5% है और टाइम जो है वह कितना है 3 साल है। तो बस इसका SI आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना ये हो जाएगा 10, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, ये हो जाएगा 8, 4 84 तिया कितना होता है 4 तिया 12 का 2 बाकी 1, 8 तिया 24, 24 1 25 हो जाएगा, यानी कि 252 रुपया। कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक हुआ है, ठीक है, देख लीजिए। ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 दूना 2 10 हो जाएगा, और 2 से जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 84 बार में ये कैसे कटेगा 6 हो जाएगा और 4 होगा, 64 तिया कितना होता है 192। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। तो दोस्तों इस सेशन में हम लोगों ने सेट 4 को सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम लोग सेट 5 को भी सॉल्व करेंगे। इसमें 4-5 ऐसे सवाल आ गए थे जो काफ़ी कैलकुलेटिव था, उसमें थोड़ा सा समय लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।